हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम 23 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। 2023 का यूपीएससी प्रीलिम्स का पॉलिटी का क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज हैं वो दो तरह से लिए गए हैं। प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो जापान से लिया गया है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो यूएस से लिया गया है। दोनों में अंतर क्या है? प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में जो लॉ बना है उसके हिसाब से चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है, चीज़ें सही है कि नहीं है। एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या करते हैं कि अगर लॉ बना है तो उसमें रीजन भी चेक करते हैं कि वो किस लिए बना है, उसका स्पिरिट क्या है। सो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यस, इट इज द करेक्ट वन। ओके, द प्रोसेस established by law, no, it is taken from Japanese constitution. Fair application of law, no. Equality before law, no. So correct answer is the principle of natural justice. सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, इन इंडिया prisons are managed by state governments with their own rules and regulation for the day to day administration of prisons। सही बात है कि जो prisons हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं 7 शेड्यूल में, एंड अकॉर्डिंगली दे आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेटमेंट टू क्या है? In India, prisons are governed by the Prisons Act 1894, which expressly kept the subject of prisons in the control of provincial government। ये भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। सो द आंसर इज गोइंग टू बी ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको रूल करना है पीपल के हिसाब से। दैट इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन द सिटीजन and the government or the state. So one way or another, what does constitution do? Limits the power of the government, because government has to rule as per the constitution। और आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आप जाएंगे जॉन लॉक की थ्योरी पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टेट और पीपल के बीच में। सो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। सेकेंड स्टेटमेंट, it enables the creation of political offices and government. Third, it defines and limits the power of government। That is the most appropriate answer as for। Fourth, क्या? It secures social justice, social equality, and social security। So the correct answer is C, because what does the constitution do? Limits the power of the government। Okay, next question पे आते हैं। In India, which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental rights? इसका आंसर होगा फर्स्ट अमेंडमेंट। क्या हुआ था उसमें? आपने आर्टिकल 19 पढ़ा है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, है ना। तो उसमें क्या है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर को लेके या फिर जो इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके हैं, है ना, तो उसके लिए जो है जो रिस्ट्रिक्शंस आए थे वो आए थे फर्स्ट अमेंडमेंट में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, consider the following organization bodies in India and how many of the above are constitutional bodies। ओके, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये अभी हाल ही में बना है 2018 में। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेशनल लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। एंड नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, दैट इज आल्सो नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आंसर इज ओनली वन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duties of his or office of President before the date of decision become invalid। This is not correct। ऐसा नहीं होता है कि अगर प्रेसिडेंट को जो है इम्पीच कर दिया गया या हटा दिया गया तो उसके एक्ट्स को इनवैलिड किया जाएगा ना। सेकेंड स्टेटमेंट है, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन on ground that some legislative assembly have been dissolved and election are yet to take place। No, no, no।
दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। कोई लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व है, फिर भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा ही होगा, उसमें आप रोक नहीं सकते हैं, है ना। ठीक है, पोस्टपोन का चांस नहीं है इसमें। थर्ड स्टेटमेंट, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट्स विद इन विच he or she has to declare his her assent. That is also not correct. कोई टाइम लिमिट नहीं है इस पे, ओके, कोई भी टाइम लिमिट आज तक नहीं आया। आंसर है डी, नॉन ऑफ दीज। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to finance bill and money bill in the Indian Parliament, consider the following statement. अब ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल बिल इज डिफरेंट। फाइनेंशियल बिल वो आर्टिकल 117 से आता है, जबकि फाइनेंस बिल इज ऑल्सो मनी बिल ओनली। ओके, यू मे गेट कंफ्यूज्ड, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। पहला स्टेटमेंट है, whether Lok Sabha transmits finance bill to the Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. Reject नहीं कर सकते हैं उसको। Second statement, when the Lok Sabha transmits money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendation. That is correct. Third, in the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting become necessary for finance bill. That is also not correct. Okay, the correct answer is only one. There is no joint sitting for money bill or the finance bill. आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। Once the central government notifies an area as a community reserve, the chief wildlife warden of the state becomes the governing authority of such forest. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वाइल्ड लाइफ वार्डन को उसका नहीं बनाया जाता है। Hunting is not allowed in such area. Correct statement. People of such areas are allowed to collect non-timber forest produce. That is also correct, है ना। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर सकते हैं। People of such area are allowed ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ये नहीं हो सकता है ना ना। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली टू। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आप अलाउ नहीं कर सकते, माइनिंग अलाउ नहीं कर सकते हैं, पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं, और हंटिंग अलाउड नहीं होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to scheduled area in India, consider the following statement. Within a state, the notification of area as scheduled area takes place through an order of the president. सही बात है, प्रेसिडेंट उसका एरिया भी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और वो ऑर्डर प्रेसिडेंट से आता है। The largest administrative unit forming the scheduled area is the district. Correct है। And lowest is the cluster of village in the block. That is also correct. Chief Minister of the concerned states are required to submit annual reports to the Union Home Ministry on the administration of scheduled areas in the state. ऐसा नहीं है, गवर्नर को करना पड़ता है। एंड शेड्यूल एरिया हमेशा आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन आता है, और टिपिकल क्वेश्चन आता है। यूपीएससी का ट्रेंड है कि शेड्यूल एरिया से क्वेश्चन आएगा, एंड अ टफ वन। ओके, सो हियर आंसर इज गोइंग टू बी ओनली 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Supreme Court of India held in sub judgment that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. सही बात है। मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी क्या बोलता है कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो उसका इफेक्ट गवर्नमेंट के वर्किंग पे, एफिशिएंसी पे नहीं पड़ना चाहिए। करेक्ट है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये डिफाइन वर्ड हमेशा जो है थोड़ा डेंजर होता है, और ये गलत है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन्ड है, क्या मेंशन नहीं है, क्या डिफाइंड है और क्या डिफाइंड नहीं है। इस ट्रेंड पे भी यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी आप स्टडी करें तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि पैटर्न क्या है क्वेश्चंस का, और उसको एक पर्सपेक्टिव पे आप जब रिवाइज करेंगे या रीड करेंगे तो वो चीज़ आपके बैक ऑफ द माइंड जाएगी। इसीलिए पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में। ओके, तो द आंसर इज गोइंग टू बी 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट, सी। ओके, next question. Consider the following statement in respect of election to the President of India. Okay, the members nominated to either House of Parliament or the Legislative Assembly of States are also eligible to be included in electoral college.
ऐसा गलत बात है, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं पार्ट लेते हैं, बस इलेक्टेड मेंबर पार्ट लेते हैं। हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। ये गलत है, ऐसा कैसे कि एमपीज का वोट सेम होता है सारे स्टेट में। ओके, अब एमएलए की सीट आप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, सारे एमएलए का वोट जो होगा वो कम होता चला जाएगा। ओके, क्योंकि वोट ऑफ वन एमएलए इज इक्वल टू टोटल वोट ऑफ ऑल एमपीज डिवाइडेड बाय टोटल वोट ऑफ ऑल एमएलए। तो वो डिनोमिनेटर में जा रहा है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एंड दैट इज इनकरेक्ट। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ एमपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला, ये ऐसा भी गलत है, क्योंकि एमपी में एमपी है 29, मध्य प्रदेश में एमपी है 29, केरला में है 20। पर मध्य प्रदेश में जो असेंबली सीट्स हैं वो 230 है, जबकि केरला में 140 है, और जब आप रेशियो निकालेंगे तो केरला का ज्यादा आएगा। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन द पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ये सही बैठता है, अगर आप सीट्स को मेंशन करेंगे एमपीज का और एमएलएस का, अगर आप रेशियो लेंगे तो वो करेक्ट आएगा, तो इसमें आंसर आएगा ओनली 1। इस पे भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, और प्रेसिडेंट पे तो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। एक प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन पहले भी था, तो प्रेसिडेंट जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। ओके, स्टेटमेंट 1, one of the standard size of national flag of India is 600 mm into 400 mm। ऐसा नहीं है, 450 का साइज है, उसके बाद 900 चला जाता है, पर 600 into 400 नहीं है। रेशियो ऑफ लेंथ टू द हाइट ऑफ फ्लैग शैल बी 3:2, ये सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 सही है, पर स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। बहुत हार्डली जो है क्वेश्चन आता है नेशनल फ्लैग वगैरह पे, पर ये भी टॉपिक आपको देखना पड़ेगा एक बार। तो क्या सही होगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमॉन्ग सिटीजन। सही बात है, क्यों मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को, क्योंकि कंप्लीट हुआ था उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड स्टेटमेंट सेकंड, ऑन 26 नवंबर 1949 the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft Constitution of India। That is incorrect because ये हुआ था 29th of August 1947 में। सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बट पीवाईक्यू एनालिसिस करिए बिफोर रीडिंग एंड बिफोर रिवीजन, उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ डिटेल में पढ़नी है और क्या चीज़ सरफेस पे पढ़ना है। थैंक यू सो मच।